ओके सो गुड इवनिंग, मैं ऑडिबल हूँ? यस सर, गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग। तो चलिए अब गुड इवनिंग सर। जी सो अभी तो सीक्वेंस ही कर रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जेंस की मीनिंग क्या है, लिमिट्स क्या होती है। तो एक बेसिक से कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप ट्राई करो, एक दो आसान से क्वेश्चंस ना। हालांकि लास्ट में एंड में 2-3 क्वेश्चन किए थे हमने क्लास के एंड में, लास्ट क्लास में। सो मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ भाई, मतलब ये न्यू एडिशन प्रिंट है, बस वैसे ही है, प्रिंसिपल टू इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस बाय आरजी बार्टल एंड, ठीक है ना, डी.आर. सेबर्ट। ये फॉलो कर रहा हूँ, आप भी घर पे भी एक एक लाइन पढ़ो, इस बुक से किसी भी बुक से पढ़ो, हर बुक में लगभग सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। तो लेकिन एक एक लाइन पढ़ो, कोई समझ ना आए तो आप पूछो, एग्जाम्पल्स भी करो, एक्सरसाइजेस भी करो। इसके एक्सरसाइज में 10-15 क्वेश्चन है हर चैप्टर के टॉपिक के एंड में, तो आपको ट्राई करो, तो नहीं है तो डिस्कस करो, नहीं कुछ आ रहा है तो, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। कभी तो कोविड के दौर से गुजरे थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कोविड में पढ़ नहीं पाए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, कॉलेज नहीं था, इतने सारे परेशानियां लाइफ में थी कि पढ़ नहीं पाए ठीक से। सो अभी आप शुरू से स्टार्ट करो, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन बुक से पढ़ो, कोई एक बुक फिक्स कर लो अभी तत्काल, एक टॉपिक का, जैसे सीक्वेंस सीरीज में इससे करा रहा हूँ अभी, तो आप एक एक लाइन इसका फॉलो करो, और कुछ समझ नहीं आ रहा आप डिस्कस करो। चलिए तो मैं एक दो क्वेश्चंस लिख देता हूँ पहले। सो क्वेश्चन है, अब थोड़े ये तो लिमिट्स में थोड़ा सा कैलकुलस वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे आगे, हालांकि आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे लिमिट्स, कैलकुलस के सेंस में है जो लिमिट्स है इनडिटर्मिनेट फॉर्म से सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कुछ ट्राई करो, देखो क्या होता है। ये तो लास्ट क्लास में भी कराया था, आपको पता ही होगा। बताइए, 4 क्वेश्चन लिखे हैं, अब क्विकली आंसर बताइए। पहले ट्राई करो, पहले चारों क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर आंसर बताना 1 बाय 1। इजी है, ऐसे ट्राई कीजिए। ये सब सीक्वेंसेस है, हालांकि मैं लिख सकता था an है ये हमारे पास, दिस इज an सबके सीक्वेंस के nth टर्म्स हैं, आपको लिमिट ऑफ सीक्वेंस बतानी है।
मतलब स्टूडेंट कितने भी हो जाए ज्वाइन हाफ को ही करना है ना। पिछले साल 300-350 स्टूडेंट थे टोटल मिला के जैम और गेट का, फिर भी क्लास में लगभग 100 के आसपास ही बच्चे ज्वाइन करते थे। तो ठीक है, ये सब कुछ सीक्वेंसेस के एन टर्म्स हैं, आपको लिमिट ऑफ सीक्वेंस बतानी है, ठीक है ना। सो यू हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ अ सीक्वेंसेस। या मैं थोड़े से क्वेश्चन चेंज करता तो मैं ऐसे लिख सकता था कि लाइक तुम करते रहो सॉल्व, वही लिखूंगा दूसरे टर्म्स में, ए एन इज दिस, ए एन इज दिस, ए एन इज दिस, ए एन इज दिस। फिर मैं लिखता कि फाइंड लिमिट a n n tends to infinity in each of the above question 1 to question 4। इस तरीके से कि सब में आपको लिमिट निकालनी है, बात बराबर ही है। अब ऐसा कर दिया, पहले में does not exist, पहले में डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। दूसरे में 1, 1 जो लोग पहले का 0, ओके। कॉमा लिख रहा हूं मैं, मतलब अलग अलग ऑप्शन समझ लो, ABCD। थर्ड में 1, थर्ड में 1, दूसरे का 0 आ रहा है, दूसरे का 0 आ रहा है, ओके। फोर्थ में 0, ओके 0। वो लोग जो बेड पे लेट के देख रहे हैं वो लोग भी पेन पेपर लेके सॉल्व करो, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें इतना ही मैथ्स आएगा जितना तुम खुद सॉल्व करके सीखोगे, है ना। क्योंकि कोई और कर देगा, देख लोगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन ज़्यादा हम तब सीखते हैं जब खुद करते हैं, गलतियाँ करते हैं, तो हमें ये पता होता है कि हमें कहाँ दिक्कत है, ताकि वो गलती दोबारा अगली बार नहीं होगी। ये चीज़ है। स्टार्ट करें, चलिए। हाँ, थर्ड का 1, ओके। चलिए ट्राई करते हैं। सो पहला क्वेश्चन था कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन है साइन n π/2। अब n टेंस टू इंफिनिटी है तो क्या होगा, अगर इंफिनिटी रखेंगे तो क्या आंसर आएगा इनको। सो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इंफिनिटी। and oscillate value between -1 and 1. यस, बट आप जानते हैं लिमिट यूनिक होता है। कल हमने लिखा था कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। सो क्या ये यूनिक वैल्यू कोई देगा। नहीं
sir. क्योंकि ये बाउंडेड जरूर होगा, कुछ ना कुछ है -1, यस, और वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 कुछ होगी, सॉरी वैल्यू बिटवीन, हाँ -1 एंड 1 कुछ होगी, बट वी कैन नॉट से व्हाट इट इज एक्चुअली। लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी, तो यूनिक वैल्यू कोई दे नहीं रही है, इसलिए दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। So you are not getting any unique value, so you will not get any value in here. Second, limit n tends to infinity an, so limit n tends to infinity 2n की power 1 by n. So how will you do? सर दोनों साइड लॉग लेके चलिए ट्राई कर लेते हैं। सो मान लो ये एल आंसर है, मेरा आंसर कोई नंबर एल है, लिमिट, सो यू टेक लॉग बोथ साइड, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लॉग ले लेते हैं, सो 1 बाई n log 2n log l, ठीक है ना। सो हमने लॉग लिया, लिमिट को बाहर क्यों कर पा रहे, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, सो लाइक एक रूल ये होता है कि if g is a continuous function, then limit n tends to infinity g of, let's say xn, you can write g of limit n tends to infinity, so xn क्यों लिख रहा हूं मैं an लिख, चूंकि मैं an लेके चलता हूं, so an, so ऐसा की हो सकता है, ठीक है ना। सेम थिंग होल्ड्स फॉर x ऑल्सो, फंक्शन ऑल्सो, बट हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए रिस्ट्रिक्शन है। सो फॉर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इट हैपेंस। तो यहाँ लॉग है इसलिए प्रॉब्लम नहीं, लॉग इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो अब आप क्या करोगे, इसको ब्रेक कर लो, ये लॉग एल है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ब्रेक कर लो इसको, सो यू कैन अप्लाई व्हाट, एल ऑप्टर लगा लो, कितना लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो रहा ना, तो एल ऑप्टर लगाएंगे तो क्या होगा, या ब्रेक करना चाहोगे, ब्रेक कर लेते हैं। मतलब कैसे, log 2 प्लस log n ऐसा, सर log x का सीरीज लगाना पड़ेगा। नहीं सीरीज क्यों लगाना है, सर एल ऑप्शन लगा के जेई जीत जाएगा। हाँ चलिए एल ऑप्टर लगा लेते हैं, सो लाइक इसको आप ऐसा लिख लीजिए, log 2n अपॉन n, यही ना, सो log 2n अपॉन n, ठीक है। सो जब आप ब्रेक करेंगे तो सिंपल एल ऑप्टर लगा लो ना, एल ऑप्टर रूल क्या कहता है कि इन्फिनिट, एल ऑप्टर रूल 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में काम करती है। सो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, यू जस्ट अप्लाई लॉग ऑप्टर, तो ये हो गया 1/2n लॉग है ना, और इनटू 2 लॉग का डेरिवेटिव 1/2n, 2n का 2 n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और दिस इज दिस limit n tends to infinity and this is equal to log of L. So आगे अगर काम करेंगे आप, so this implies यहाँ क्या हो गया, n को आप इन्फिनिटी रख दो सिंपली, तो ये जरा 2 कैंसिल हो गया, so इन्फिनिटी कितना 0 is equal to log L. So what is value of L? 1, ठीक है, e की पावर 0, yes, तो 1। किसी को डाउट है इसमें, चेक कर लो आप लोग। नेक्स्ट, सो आपका आंसर 1 हो गया ना इसका, कि हमने L लिया था, तो L इज एक्चुअली 1, सो यहां से आ गया, सो आंसर इज 1। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन था n की पावर 1/n, ये तो कल भी शायद डिस्कस किया था हमने, हाँ सर ये किया था पहली क्लास में, है ना, हाँ। सो n की पावर 1/n का आंसर क्या आया था, इसका भी वैसे ही आएगा सिमिलरली, ठीक है ना, सब लोग समझ पा रहे हैं, जैसे ये किया बिल्कुल वैसे ही है, पैरेलल,
जस्ट 2n की जगह n ही तो है। अब चेक कीजिए, जो ये क्वेश्चन यहाँ 2n है, यहाँ n है, बाकी तो सेम ही है। सो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से कर देंगे आप लोग, करके देखिए। 2n की जगह n रहेगा, यहाँ भी n रहेगा, तो यहाँ भी जस्ट n हो जाएगा, तो 2 2 ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। सो आंसर सेम ही आएगा, है ना? बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं थर्ड क्वेश्चन में? ठीक है ना? हाँ हाँ। सो जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल पैरेलली कर दो आप लोग। सर एक मिनट क्वेरी है सर। जी बोलिए। सर कल के क्लास में जो an+1 और a वाला रूट वाला बताया था ना सर, जो 1/√n हो जाता था, वो वाला हमको नहीं समझ में आया था सर। बताइए क्वेश्चन क्या था, वो फिर से देखते हैं क्या कह रहे हैं आप। an+1 वाला कौन सा? कल के क्लास में नहीं था सर क्वेश्चन, जो रेशनलाइज करने वाला था। अच्छा, ये आप बता रहे शायद √n+1 माइनस √n वाला। हाँ यही सर। ओके, सो ये an आपका है √n+1 माइनस दिस, और आपको निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an की, ये क्वेश्चन। ओके, तो देखो अभी अगर पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, अगर n को मैं इंफिनिटी रख दूं यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको वैल्यू? सर अनडिफाइंड फॉर्म मिलेगा, फिर इसको रेशनलाइज करने तक समझ गया सर। यस यस। उसके बाद जो 1/√n करके लेते थे ना सर, एप्सिलॉन का वैल्यू जो 100 आया था, वो वाला अच्छा। वहां से नहीं समझ में था। अरे तो वो प्रूफ था, प्रूफ देखने की कोई जरूरत नहीं है सर। चलो मैं देख लेता हूँ। देखो लिमिट तो ऐसे ही आप निकाल लोगे, चलो पहले करके देखते हैं। सो मुझे सिर्फ लिमिट चाहिए, सो लिमिट में वो सब जरूरत नहीं है। देखो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इस तरह क्वेश्चन से एप्सिलॉन की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैं डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा था। हालांकि इसका लिमिट निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो सब लोगों ने किया ही था, √n+1 माइनस √n है, तो आप क्या करोगे, इसके जो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे √n+1 माइनस √n, सो इसका कॉन्जुगेट है ठीक, ये कॉन्जुगेट है। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a प्लस बी a माइनस बी, सो n+1 माइनस n, और नीचे हो गया √n+1 प्लस √n। सो न्यूमरेटर में जस्ट 1 है। अब n को आप इंफिनिटी रख दो, क्या आंसर आएगा? n को इंफिनिटी 0 आंसर आ जाता। हाँ बस वही आंसर है, वो वहां प्रूव कर रहा था मैं कि 0 कैसे आ रहा है, तो ये आंसर है। अब इसको अगर मुझे प्रूफ जो आप कहना, चलो मैं बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। देखो एक्चुअली उसमें ये था कि जैसे हमने अभी प्रूफ किया कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी √n+1 माइनस √n, दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट? हमने अभी प्रूफ किया, 0 आया, यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है ना? हमने प्रूफ किया 0 आया कि इस सीक्वेंस की लिमिट हमने फाइंड की और वो 0 मिला। अब ये अगर एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूफ जब कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि लाइक मान लो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट m ले लो which is natural number such that कि जो सीक्वेंस आपका है an मैं इसी को बोल रहा हूं an माइनस 0, क्योंकि इसकी लिमिट 0 है, जो लिमिट होती है वो हटाते हैं, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m। तो इसका क्या मतलब होता है सिंपली कि m कोई नेचुरल नंबर है, उतने टर्म आप छोड़ दोगे ना तो उसके आगे के सारे टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, चाहे आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो, ठीक है ना? तो वहां हमने कहा था एप्सिलॉन 1/10 लिया था, तो आई थिंक इसकी बात कर रहे हैं। यस सर, यस सर। हाँ, तो एप्सिलॉन को जब हमने 1/10 लिया तो एक्चुअली क्या आप मुझे m ढूंढना है, मैं ये बोल रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां m पूछेगा आपसे, क्योंकि मैं डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा हूँ। तो हमने ये कहा है डेफिनेशन में कि फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, आप कोई भी एक एप्सिलॉन चूज करो, उस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग आपको एक m मिलेगा। m कोई नेचुरल नंबर होगा, हो सकता है 10 हो सकता है 100 हो सकता है मिलियन हो, कोई एक नंबर मिलेगा। इस तरीके से कि उतने टर्म को तुम छोड़ दो सीक्वेंस में तो उसके आगे के सारे टर्म्स जो होंगे वो इसके हिसाब से an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि इस एप्सिलॉन की वजह से ही वो m मिला है। तो जैसे एप्सिलॉन बदलोगे m चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने कहा था एप्सिलॉन 1/10 ले लिया, तो वो m क्या है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि लाइक
जब तुम ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो ए एन माइनस जीरो, सो ए एन रख दो यहाँ पे, तो फाइनली एट द एंड जो आप कह रहे हैं ये आया होगा, एट द एंड ये आता है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब देखिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू क्या, 1/√n। यही वाला 1/√n कैसे लिखा है सर, यही नहीं पता। यस यस, अब बताइए a लेस देन इक्वल टू b है, तो 1/a और 1/b में क्या रिलेशन है? सर तो वो वाला a ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ कट जाएगा सर इनइक्वालिटी। यस, a अगर मोर देन इक्वल टू b है तो 1/a और 1/b में क्या रिलेशन है? तो वो कैंसिल हो जाएगा। यस, तो अब आप बताइए √n+1 और √n, और इस √n में क्या रिलेशन है इस टर्म में और इसमें? सर इसमें सेम रहेगा सर, मतलब मोर देन इक्वल टू है ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। हाँ सर। अब इसका रेसिप्रोकल कीजिए, सर रेसिप्रोकल चेंज हो जाएगा सर, कितना होगा? इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यही तो कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, आपको यही तो समझ नहीं आ रहा था, अब समझ आया। देखिए यही किया है यहाँ पे मैंने। तो उसके जगह 1/√n ही लेना है। हाँ, और कुछ भी ले सकते थे। और कुछ भी ले सकते थे, √n ये भी ले सकते थे, हम बहुत कुछ ले सकते हैं। प्रूफ कई तरीके से ला रही, वो भी ले सकते थे, कुछ और भी ले सकते थे। जैसे आप बोलोगे 1 लेस देन 2 है, अब 1 लेस देन 2 ही क्यों लेना है? मैं 1 लेस देन 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही यहाँ हो रहा है। थैंक यू सर। हाँ, तो ये प्रूफ का एक टेक्निक है। दिस इज द टेक्निक टू प्रूफ। अब बुक में भी देखो तो 1/√n लिया, इससे आसान हो जाता है। आसान ये हो जाता है कि अब मुझे इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगी n के टर्म में, तो n मोर देन इक्वल टू 1/ε² हो जाएगा, और यही 1/ε² आप m ले सकते हो अगर ये नेचुरल नंबर है तो। ठीक है ना? सिंपल से सिंपल जा सके इसलिए वो लेते हैं। यस यस, बिल्कुल यही बात है कि हम जितना आसान बना सकते हैं चीजों को, इसीलिए हमने उसको यस कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपल कर सकते थे, इसलिए हमने 1/√n लिया। यस, वरना और भी लिखे जा सकते थे कुछ। ये प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स कंस्ट्रक्टिव होते हैं। किसी ने फर्स्ट टाइम प्रूफ किया, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। सो लाइक दिस। आप कुछ और भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रूफ आता है, एग्जाम में आएगा नहीं, तो इतना दिमाग वो समझाने के लिए है, तो इसलिए हमने आसान बनाने के लिए 1/√n लिया था। यस, ठीक है, चलिए। तो और क्वेश्चंस कोई रह गया? सो यहाँ पे था, तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना? ये कोई बात नहीं, एटलीस्ट जिन्होंने ट्राई किया वो बेटर है, बाकी लोग जो ट्राई नहीं कर रहे हैं, कब से पता चला गलती कहाँ हो रही है। फोर्थ क्या है? n² ठीक है? सो n²/n। इसकी बात करते हैं। सर ये जो gx वाला था सर, वो कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए अप्लाई है। हाँ, मतलब लिमिट को हम फंक्शन के इनसाइड कब ऑपरेट कर सकते हैं? कंटीन्यूअस में, डिसकंटीन्यूअस के लिए वो अप्लाई नहीं है। नहीं नहीं, पॉइंट फंक्शन के लिए सर, पॉइंट फंक्शन मतलब जहाँ पे डिसकंटीन्यूअस होता है। हाँ, तो वही प्रॉब्लम होगी ना कि एक्चुअली जो फंक्शन है वो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया है मैंने, अगर किसी पॉइंट पे मान लो ये कैलकुलस में फिर से ये थ्योरम पढ़ेंगे, अगर लिमिट x टेंड्स टू a है मान लो इस तरीके से fx, सो यहाँ भी आप इसको, या यहाँ पे कुछ ऐसा है फॉर एग्जांपल कुछ और है, सो उस केस में या यहाँ पे कुछ और होता, मान लो f(gx) है सब फॉर एग्जांपल, सो व्हेन कैन वी राइट दिस? सो ये सब हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलस में डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट ए पे जो आप बात कर रहे हैं, वहां पे तो इन्फिनिटी है, तो वो हम कैलकुलस में ये सब डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n²/n। बताइए जिन लोगों ने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया? कितना, 2-3 लोगों ने सॉल्व किया ही था। सो ब्रेक कर देंगे। हाँ, लॉग लेकर के किया सर, लॉग लेके भी कर सकते हैं, ऐसे उसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? अगर मैं ऐसा करूं कि n इंटू n हो जाएगा ना ये, और ये n फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा भी कर सकते हैं। तो चेक करते हैं, ऊपर n है, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे हैं, सो अब क्या, ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं।
हाँ जैसे n माइनस वन प्लस वन कर दो, अगर इस तरह से करते हैं तो क्या होगा, सो लिमिट इन दिस, तो ये हो जाएगा n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस, या इसको अभी रहने दो, लिमिट इधर ही रहने दो, 1 बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, इस तरीके से। अब इसको फिर से कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, लिमिट इंफिनिटी 1 बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। यस, तो ये आपका हो गया n माइनस टू फैक्टोरियल और यहाँ है 1 बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, और n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये 1 बाई इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी, ठीक है। और भी तरीके थे, ये एक तरीका है, जैसे लोगों ने कहा लॉग ले किया, उससे भी हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जस्ट सीक्वेंसेस की लिमिट फाइंड करना है। तो आगे आते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या होता है, an है तो इसका मतलब है फर्स्ट a1 a2 a3 a4, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस तरह से था। तो एक वर्ड आता है टेल ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है ना, टेल मतलब पूंछ है ना, सो टेल ऑफ अ सीक्वेंस। सो टेल में क्या होता है कि जैसे तुम कौन से टेल की बात है, मान लो मैं बोलूं कि वन टेल ऑफ सीक्वेंस, सो वन टेल ऑफ सीक्वेंस का मतलब होगा, मतलब सीक्वेंस an, मान लो ऐसा है वन टेल ऑफ सीक्वेंस an, तो इसका मतलब होगा कि एक टर्म को छोड़ दो तो उसके आगे के टर्म्स, फॉर एग्जांपल ये हो गया an प्लस वन, या मतलब खोल के लिखूं मैं तो ये a2 से स्टार्ट होगा, है ना, n नेचुरल नंबर होता है, सो a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। ऐसी अगर बात करूंगा मैं टू टेल ऑफ सीक्वेंस an, तो आपको ये समझ आ रहा होगा क्या लिखूं इसको यहाँ पे, तो बताओ। an plus 2 यस, an प्लस 2, तो ये हो गया an प्लस टू, तो यहां से आ गया हमारे पास, a3 यस, 4 दो टर्म छोड़ दो, है ना, a3 a4 a5 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर इस तरह जाऊं तो एक आता है m टेल ऑफ सीक्वेंस, am प्लस 1, ठीक है ना, तो ये am प्लस 1, नहीं, अच्छा सॉरी am प्लस m, एक मिनट, यहाँ तो यही है इक्वल टू, हाँ क्या लिखूं, an प्लस, m यस, वन टेल था तो एक टर्म को छोड़ दिया, तो an प्लस वन है, n प्लस वन है, an प्लस टू है, तो m टेल है an प्लस m। अगर इसको ओपन करोगे तो पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म हो जाएगा a1 m प्लस 1, हाँ, m कोई फिक्स नंबर है, m कोई गिवन नंबर है आपको, वेयर m इज गिवन, वेयर m is a given natural number, m is a given natural number, तो ये हो जाएगा जैसे a m प्लस वन या 1 प्लस m, ठीक है ना, a m प्लस टू डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ टेल का कॉन्सेप्ट है। अब मजे की बात क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके जितने भी टेल्स हैं, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो m, तो उसके टेल्स हमेशा m टेल सीक्वेंस जो आ रही है वो भी कन्वर्जेंट होगी, और इफ एंड ओनली इफ है। मतलब एक थ्योरम है, या मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो एग्जांपल अगर लिखूं एक मैं कि मान लो हमारा an कुछ इस तरह से है, लेट्स से 1/2 की पावर लेट्स से n है, ये हमारा सीक्वेंस है। इसको अगर ओपन करके आप लिखोगे, सो दिस इज लाइक 1/2 1/4 1/8 1/16 दिस। तो इसमें अगर आप लिखते हो कि वन टेल ऑफ सीक्वेंस an, तो जस्ट ये आपको पता ही है यहाँ an प्लस 1 होगा, हालांकि ये स्टार्ट होगा कहाँ से, सो एक टर्म छोड़ दोगे ना आप, ठीक है ना, सो 1/, या मैं अगर इसको उस तरह से लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर क्या, n प्लस 1, ठीक है ना।
और इसको अगर ओपन करोगे इनको 1 रख दो तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 टेल है तो 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब डॉट 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 इस तरीके से। सिमिलरली आगे मान लो m टेल की बात कर रहे हैं, m कोई गिवन नंबर है तो इसका मतलब होगा a n प्लस m, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर m प्लस n। कहाँ से स्टार्ट होगी तो पहली टर्म होगी 1/2 की पावर m प्लस 1, ठीक है। आगे ऐसे m प्लस 2 सो 1/2 की पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। यहाँ m क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, m कोई गिवन नेचुरल नंबर है, वेयर m इज अ गिवन नेचुरल नंबर। अब मैं थ्योरम क्या लिखना चाह रहा था कि जो थ्योरम ये है, सो थ्योरम कहती है एक्चुअली, द स्टेटमेंट इसी का लिख देता हूँ मैं। So let an be a sequence of real numbers. an कोई सीक्वेंस है रियल नंबर की एंड m कोई है आपका नेचुरल नंबर, m है कोई नेचुरल नंबर, सो m इज सम नेचुरल नंबर। देन m टेल ऑफ जो सीक्वेंस है an, सो m टेल ऑफ सीक्वेंस an जो होगी, जिसको आप लिखोगे विच इज am प्लस n, ठीक है ना। यहाँ n नेचुरल नंबर है तो m गिवन होगा this converges if and only if sequence an converges। मतलब अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो उसकी जो m टेल है वो भी कन्वर्ज करेगी, अगर m टेल कन्वर्ज करती है सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी, इफ एंड ओनली इफ, बोथ वे करेक्ट है। वो सिंपली याद रखो, क्योंकि आपको पता है कन्वर्जेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो टेल पे जाके बहुत दूर जाके बात करते हैं ना, कि बहुत सारे टर्म छोड़ दो उसके आगे के टर्म्स की बात करते हैं, इसीलिए तो इसलिए कुछ टर्म तुम छोड़ देने से सीक्वेंस के कन्वर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही कहना चाह रहे हैं थ्योरम कि उसका जो टेल सीक्वेंस है दैट कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस कन्वर्जेस, बोथ वे है, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी टेल भी कन्वर्ज करेगी, टेल कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी, क्योंकि स्टार्टिंग के टर्म्स मैटर नहीं करते कन्वर्जेंस में, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कन्वर्जेंस मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी लेते हैं ना हम लोग, तो बहुत आगे जाके टर्म्स का क्या बिहेवियर है ये डिसाइड करता है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है, इस तरह से। ओके एक और रिजल्ट लिखता हूं मैं, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको समझना है आपको, रट्टा नहीं मारना है, ना प्रूफ रट्टा मार दें, हमें सिर्फ इसके जो मीनिंग है वो समझना है कि एग्जाम में इसी को दूसरे तरीके से लिखा हुआ आ जाता है कि सेलेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब इसी तरह का एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा उसमें कि टेल ऑफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस कन्वर्जेस, आपको चूज करना है ट्रू या फॉल्स। सीक्वेंस में ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको समझना है कि मीनिंग क्या कहना चाह रहा है। तो अभी देखेंगे हम प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, ये टॉपिक्स हो जाएंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखेंगे जैम और गेट के जो आए हुए हैं सीक्वेंस सीरीज पे बेस्ड। तो नेक्स्ट थ्योरम एक और रिजल्ट लिखता हूं मैं। सो जो भी थ्योरम्स है वो एक रिजल्ट है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या जिसको यूज करके कोई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसका यूज किसी क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा। सो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो ये कह रहा है कि let an be a sequence of real numbers, ठीक है।
So let a and b a sequence of real numbers and स्मॉल a कोई रियल नंबर है। हालांकि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि स्मॉल a n की लिमिट स्मॉल a होगी, a n एक सीक्वेंस है और स्मॉल a जो लिख रहा हूँ वो उसकी लिमिट बाद में बोलूंगा। सो स्मॉल a कोई रियल नंबर है। और दूसरा सीक्वेंस एक लेते हैं। सो इफ bn be a sequence of पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब bn कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स के, सो bn इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो bn be a sequence of positive real numbers with limit n tends to infinity bn is equal to 0, ठीक है। सो bn सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है इस तरीके से कि bn सीक्वेंस की लिमिट 0 है, bn सीक्वेंस की लिमिट 0 है। ठीक है यहां तक। अब क्या है तुम्हारे पास कि एक नया नंबर कोई मान लो c पॉजिटिव नंबर है। सो इफ c मोर देन 0 कोई रियल नंबर है, c इज मोर देन 0 इज सम रियल नंबर एंड स्मॉल m जो है कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, स्मॉल m कोई नेचुरल नंबर है। such that okay, so such that कि तुम्हें ये गिवन है यहाँ पे तुम्हारे पास कि लिमिट मतलब मॉड ए एन माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू सी टाइम बी एन फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू एम। सो देखो अभी मैंने सिर्फ ये बोला हुआ है कि ए एन कोई एक सीक्वेंस है रियल नंबर का, बी एन कोई दूसरी सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की जिसकी लिमिट 0 है, सी कोई एक नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर है और एम कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये सब अजम्पशंस हैं इस तरीके से कि मॉड ए एन माइनस ए लेस देन इक्वल टू सी टाइम बी एन के। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं व्हाट कैन यू से अबाउट सीक्वेंस ए एन, यहां से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप? an is converges to a। यस, ओके। सो यहाँ सिंपली अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा लो या सिंपली यू कैन सी दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, तो दिस विल लीड टू, तो ये कहीं ना कहीं एप्सिलॉन और यू कैन से दिस इज लाइक एप्सिलॉन, समझ लो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा एक्चुअली। अगर मैं आगे लिखूं प्रूफ लिखूंगा तो कुछ नहीं है, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा जाके फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m। तो कहने का मतलब इसका कंक्लूजन ये है देन, तो ये कंक्लूजन कहना चाह रहा है देन जो an सीक्वेंस है सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू लिमिट a, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कि an जो है वो a पे कन्वर्ज करेगी। तो अब इसी को क्वेश्चन में कैसे यूज कर लिया, कहीं पे ऐसा दे देगा स्टेटमेंट तुम्हें, इस तरह का स्टेटमेंट। अब तुमसे पूछेगा कि an कन्वर्जेस टू a, मतलब इस तरह का स्टेटमेंट लिखे रहेंगे। अब तुमसे ऑप्शंस कंक्लूजन पूछेगा कि an कन्वर्जेस टू a, an may not converge to a, इस तरीके से लिखा रहेगा कि an may not converge to a या an is bounded, an is not bounded। तो बाउंडेड अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसी तरह के स्टेटमेंट देके आपसे फिर वो कंक्लूजन पूछेगा आपसे कि क्या कंक्लूजन है। सो अगर इस तरह का सिचुएशन है देन an will always converge to a। जैसे इसमें एक क्वेश्चन मैं लिख के दिखा दो फॉर एग्जाम्पली, एग्जाम्पल मान लो मैं लिखता हूं कोई। सो मान लो हमारे पास ये एक सीक्वेंस है। सो
अगर मैं an माइनस 0 फाइंड कर रहा हूँ तो कितना होगा? तो यहाँ से अगर आप फाइंड करोगे 1/n+1 माइनस 1/n माइनस 0, तो सिंप्लीफाई करें क्या आएगी? आप सिंप्लीफाई करो जरा इसको। कैन आई राइट दिस? ऐसा कुछ हाँ या ना? ठीक है ना? नहीं मैं सिंप्लीफाई करो। हाँ तो वो मॉड हट गया ना, मॉड ने -1 को हटा दिया, ठीक है ना? जो मॉड्यूलस था वो मॉड्यूलस जो था मॉड्यूलस हटा दिया तो -1 1 हो गया, तो ये हो गया। अब फिर से देखो लॉजिक ये n² + n लेस देन इक्वल टू नहीं मोर देन इक्वल टू, दिस इज मोर देन इक्वल टू n होगा। कैन आई राइट दिस? तो इस लॉजिक से मैं यहां बोल सकता हूं दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n। फिर से आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन को ऐसा लिख रहा हूं मैं, देख सकता हूं हाँ है ना? तो अब वो थ्योरम लगाइए आप। सो यहाँ पे वो कांस्टेंट एक्चुअली 1 ही है, जो c वहां था वो 1 ही है। अब इसको कंपेयर करो यहाँ से कि an माइनस a मॉड c टाइम bn, जो bn एक्चुअली पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है और bn 0 पे जा रही है। सो मेरा यहाँ जो c है वो 1 है एक्चुअली, bn जो है 1/n है, और 1/n जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि पहले टर्म 1/1 1/2 1/3 तो पॉजिटिव रहेगी। तो 1/n जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है, और 1/n की लिमिट क्या होती है? सीक्वेंस 0। सो सीक्वेंस 1/n की लिमिट 0 है। तो उस थ्योरम से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ an विल कन्वर्ज टू 0, यस और नो? या therefore using last theorem this an sequence converges to 0। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं वेरीफाई, फिर से मैं कह रहा हूं तुम्हें कि ये मैं वेरीफाई कर रहा हूं थ्योरम को। हम इतना क्यों करेंगे? मुझे अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ देता है कि लिमिट बताओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बस उसको वेरीफाई किया जा रहा है एग्जांपल लेके। हमें अगर क्वेश्चन पूछ दे इसकी लिमिट क्या है, हम इतना क्यों करेंगे? हम तो सीधा सीधा आपको अगर बोलेगा मुझे इसकी लिमिट बताओ, तो हम इतना क्यों दिमाग लगाएंगे ये सब करने का? मैं सीधा सीधा लिमिट नहीं निकाल लूंगा। क्या आ जाएगी? सो यहाँ -1/n × n+1। अब n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आंसर आएगा इसका? है ना? 0। तो हम इतना थोड़ी करेंगे, ये जो मैं ऊपर करके बता रहा हूँ वो बस वेरीफाई कर रहा हूँ। हम एग्जाम में ये सब नहीं करें, हम एग्जाम में इतना करेंगे, क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे? हमें इसकी लिमिट चाहिए, ये रहा लिमिट, हो गया। बस उस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा था। ओके है? सो हम प्रीफर ये मेथड करेंगे, वो बस वेरिफिकेशन चल रहा है उससे थ्योरम को हेल्प यूज करके। सो कल भी हम कुछ चीजें वेरीफाई कर रहे थे, एग्जाम में उसकी जरूरत नहीं है। हम एग्जाम में मुझे क्वेश्चन आंसर चाहिए, आंसर जितने कम टाइम में आ जाए वो सही है। ये जो भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें समझना है कॉन्सेप्ट्स को, ताकि फ्यूचर में भी हेल्प करे, या क्वेश्चन अगर उस तरीके से कभी आता है थ्योरेटिकल तो उसको भी हम डील कर पाए, है ना? डायरेक्टली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि समझना जरूरी है कि कहना क्या चाह रहा है, ताकि इस तरह से इसको घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले इसी को ट्विस्ट करके, तो हम उसको सॉल्व कर पाए। ओके तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो आप लोग ये वर्ड सुने होंगे बाउंडेड सीक्वेंस। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस? कोई बताइए, ट्राई कीजिए। सर जो रियल नंबर को सर जो एग्जिस्ट करता हो उसको मतलब बाउंडेड कहते हैं। ओके सो कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या? फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बताते हैं उसके आसपास हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बाउंडेड? सर एक रियल सीक्वेंस है said to be bounded above या बिलो। lower if there exists a real number g, या कोई नंबर इसको एग्जिस्ट। हाँ
उसी को बाउंडेड बोलते हैं। यस यस, आप कह सके सिंपल बाउंडेड का मतलब ये कोई सीक्वेंस है तो मुझे एक नंबर ऐसा मिल जाए जिससे हमें बोल सके कि उस सीक्वेंस की वैल्यू हमेशा उस नंबर से कम ही होगी, चाहे एन आप कुछ भी ले लो, एन इन्फिनिटी ले लो, ए एन सीक्वेंस है, मैं बोलूंगा सीक्वेंस ए एन बाउंडेड, अगर कोई एक नंबर ऐसा मिल जाए मुझे कि उसकी वैल्यू उससे हमेशा कम ही होगी या कोई नंबर इससे ज्यादा होगी, जो आप कहना चाह रहे थे बाउंडेड एबव, तो एक नंबर मिले जिससे हमेशा कम होगी, एक नंबर मिले जिससे हमेशा ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे वो बाउंडेड सीक्वेंस है। हाँ, बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव यूज किया वर्ड आपने, वो आगे मैं डिफाइन करूंगा, मैं अगर बाउंडेड से बात करता हूँ तो बाउंडेड बात करेंगे तो क्या होता है बाउंडेड कि अब बाकी लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते भाई, बाकी लोग क्या चाहते हो, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं करते इसलिए तुम्हें फिर नींद नहीं आएगी या फिर समझ नहीं आएगी ये चीजें हैं, या ऑलरेडी आता है तो अच्छा है, आता ही होगा है ना, क्योंकि कोई बच्चा तो यहाँ है नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ जी पार्टी में आए हुए हैं। अच्छा, तो पार्टी में आया तो पार्टी करो, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देखना फिर बाद में, एग्जाम के दिन भी पार्टी करना तुम सो क्या करते हैं, बाउंड्री सीक्वेंस है ना, तो मान लो ऐसा है कि लेट, तो मैं बुक से ही लिख देता हूँ जो ये लोग लिखते हैं डेफिनेशन, सो या ऐसे लिखता हूँ, अ सीक्वेंस an of real numbers is said to be bounded sequence, is said to be bounded sequence if, ठीक है, so this sequence is said to be a bounded sequence if there exist मतलब एक नंबर तुम ढूंढ लो, है ना, एक फॉर ऑल होता है, एक फॉर सम होता है, एक देयर एग्जिस्ट होता है, तीनों अलग अलग वर्ड है, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता रहता मीनिंग क्या है, एक होता है फॉर ऑल, एक होता है फॉर सम, एक होता है देयर एग्जिस्ट, तीनों का मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है ना, तो तुम्हें समझना पड़ेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, ओके। सो देयर एग्जिस्ट का मीनिंग है कि कोई एक नंबर तुम्हें मिल जाए बस, ठीक है ना, सो a sequence n of real number is said to be bounded sequence if there exists a real number, मान लो कैपिटल M फॉर एग्जाम्पल, जो कि पॉजिटिव होगा, या देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर बोल दो, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर M so there exists positive real number M such that mod an is less than equal to M, less than or equal to, है ना, लगा हुआ है less than or equal to M for all n belongs to natural number, ठीक है ना, for all n belongs to natural number। so definition में कोई डाउट है देख लो, सिंपल। अब रिमार्क में तुम ये देख सकते हो कि इसको अगर तुम खोलो मॉड an लेस देन इक्वल टू m है, सो कोई मुझे बताओ इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, मॉड्यूलस को ओपन करो, minus n less than equal to an less than equal to m, यस, ठीक है ना, सो ये कहना चाह रहा है कि an इज बाउंडेड बाय m फ्रॉम अपर साइड, बाउंडेड एबव बोलते हैं, so an is bounded above by capital M and an is bounded below by minus m, मतलब सीक्वेंस की वैल्यू जो है माइनस m से ऊपर ही होगी और प्लस m से नीचे होगी, चाहे n तुम कुछ भी ले लो, इसी बीच में रहेगी, इसलिए बोल रहे हैं बाउंडेड है। अगर एक साइड से बाउंडेड है तो उसको बाउंडेड नहीं बोलेंगे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, सो है ना, तो इस तरह से एक वर्ड भी आता है, मैं आगे लिख देता हूँ बाउंडेड एबव। सो बाउंडेड एबव का मतलब है बाउंडेड एबव सीक्वेंस। तो आपको समझ आ ही रहा हो क्या कहना चाह रहा हूँ, जो पीछे हमने बाउंडेड की बात की है तो दोनों तरफ से बाउंडेड है, बिलो से भी एबव से भी, तभी वो बाउंडेड होगा। अगर सिर्फ बाउंडेड एबव लिखा हुआ है तो इसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि हाँ सुमित, अरे क्लास ले रहा हूँ, 11-12 बजे तक क्लास है, 11:30 तक। हाँ ओके, सो ठीक है ना, बाउंडेड एबव क्लियर है। मान लो अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स
a sequence of real numbers is said to be bounded above if there exists a रियल नंबर, यहाँ मैं पॉजिटिव रियल नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ रियल नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, या पॉजिटिव लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ देयर इज अ रियल नंबर, क्या लिखूँ, चलो कैपिटल ए में लिखता हूँ, सच दैट एन इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ मॉड नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना, जस्ट एन लिखा है, लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल। अगर लिखेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, सो ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि क्या लिखना चाह रहा हूं मैं। सो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का मतलब कोई बताओ डेफिनेशन क्या होना चाहिए, जैसे बाउंडेड एबव का वैसे ही क्या होगा, आप लोग अपने तरीके से बताओ। an लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा। वो तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, हाँ ग्रेटर इक्वल टू सम नंबर है ना, कोई नंबर मिल जाए जिससे ग्रेटर इक्वल टू हो जाए। लेस देन इक्वल टू यहाँ पे है, जब m से छोटा है तो बाउंडेड है m से, m ऊपर है ना, सो m से बाउंडेड है वो। अगर कोई दूसरा नंबर मिलेगा जिससे ज्यादा होगा सीक्वेंस की वैल्यू उस नंबर से हमेशा ज्यादा होगी, चाहे n कुछ भी लो, तो वो बाउंडेड बिलो है उस नंबर से। सो a sequence of real numbers मान लो an is bounded below if, है ना, यहाँ भी if लिखा तुम if and only if बोल सकते हो। डेफिनेशन हमेशा if and only if होता है, अगर सिर्फ if लिखा है तभी वो if and only if ही है। थ्योरम्स में ऐसा नहीं है, थ्योरम में अगर सिर्फ if या then यूज किया है तो वन वे ही है। so sequence is bounded below if and only if there exists a real number, मान लो स्मॉल m, मोर देन इक्वल टू m फॉर ऑल, ठीक है, तो यहाँ स्मॉल m से ज्यादा है। सो अगर इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आगे मैं बोलूं तो अगला होगा इन दिस केस बाउंडेड सीक्वेंस को मैं दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। कुछ बुक में तुम्हें ये डेफिनेशन, जो एक डेफिनेशन मैंने पहले लिखा है कि मॉड ए एन लेस देन कैपिटल M, जहां m पॉजिटिव रियल नंबर है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन है। कुछ बुक में ये डेफिनेशन मिलेगी जो मैं अभी लिख रहा हूँ, जिससे उन्होंने बोला तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो इसमें क्या था कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स an is bounded if and only if it is, मैं अगर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, it is both bounded above and bounded below, ये चीज है। मतलब that is there exist real numbers small m and capital M डिफरेंस दिख रहा है कि दोनों सेम ही लिख दिया। सो स्मॉल m कैपिटल M, जहां पे क्या होगा स्मॉल m लेस देन कैपिटल M होगा, ठीक है, सच दैट कि उस an की वैल्यू मोर देन इक्वल टू स्मॉल m होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको लगेगा दोनों डेफिनेशन अलग अलग है, नहीं, ठीक है ना, वहां जो स्मॉल m था उसकी जगह माइनस कैपिटल M है, वही है ना, जो वहां डेफिनेशन है इसकी जगह माइनस कैपिटल M, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। सो सीक्वेंस एन इज मोर देन इक्वल टू स्मॉल एन और लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस, कुछ बुक में ऐसे लिखा होगा बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों के टर्म्स में, कुछ बुक में डायरेक्टली सिर्फ ये डेफिनेशन होगा बाउंडेड का कि एक ऐसा नंबर ढूंढ लो कि ऐसे हो जाए। दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट ही है। चलो तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, तुम्हें चेक करना है बाउंडेड है कि नहीं है। सो चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस is bounded above, bounded below और बाउंडेड। तो बाउंडेड एबव का मतलब है सिर्फ अपर उसका बाउंड पता है। अच्छा यहाँ पे मैं नाम नहीं दिया, जैसे मान लो ये जो कैपिटल एम है इसको बोलेंगे अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, और इसको बोलेंगे लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। ठीक है। सो ठीक है ना, जरूरी है यूनिक हो, ये यूनिक नहीं होगा तो जैसे मान लो कोई बाउंडेड 1 से है तो 2 से ही बाउंडेड होगा, तो यूनिक जरूरी नहीं है कि बाउंड जो अपर बाउंड लोअर बाउंड यूनिक नहीं होगा। सो पहला है सीक्वेंस -1 की पावर m, दूसरा है सीक्वेंस n, तीसरा है सीक्वेंस -1/n, चौथा है सीक्वेंस -1 की पावर n अपॉन n, पांचवा है आपके पास काफी हो गया नहीं?
अच्छा एक और मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ इसमें, एक थ्योरम है, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। थ्योरम का मतलब रिजल्ट, जिसको तुम्हें याद रखना है क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए, है ना। जो भी थ्योरम लिखा है स्टेटमेंट, सब हर थ्योरम का प्रूफ है। प्रूफ में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे, एग्जाम में प्रूफ आएगा। हमें उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे, थ्योरम्स को। सो ये स्टेटमेंट ये कहता है अ सीक्वेंस जो an है, दिस इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ, जो रेंज था, ठीक है ना, सीक्वेंस बाउंडेड है इफ एंड ओनली इफ रेंज, आपको याद है रेंज ऑफ क्या हुआ, सो ठीक है ना। सो रेंज ऑफ सीक्वेंस, जिसको हम ऐसा लिखते थे an ठीक है। तो कोई सीक्वेंस बाउंडेड होगी अगर उसका रेंज बाउंडेड है, इफ एंड ओनली इफ है। सीक्वेंस बाउंडेड है तो रेंज बाउंडेड है, अगर रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड है, इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। तो ट्राई करो कौन कौन सा बाउंडेड सीक्वेंस है। अरे खेती खोल दिए थे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ गए, खेती खोल दिया दोनों, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ गए, मतलब लाइव पे होता है ना। हाँ एक्चुअली आज शायद बारिश होगा, हाँ इसीलिए वो बारिश का यहाँ पे भी था, वो साफ करके देखेगा। ठीक है, बहुत सारे कीड़े, जो बहुत सारे कीड़े बंद कर दिया, गेट क्रॉप नहीं आ रहा, वो बहुत आ आते गए। रहने दो। हाँ वही 15,000 का कीड़ा आ गया लाइव पर। तबीयत से है। हाँ तबियत ठीक है। पहले आप लोग डिसाइड कर लो कौन कौन सा बाउंडेड है, और बाउंडेड होने के लिए बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव दोनों होगा। अपर बाउंड भी पता होगा, लोअर बाउंड भी पता होगा, तभी वो बाउंडेड होगा। अगर एक साइड से बाउंडेड है, दूसरे साइड से बाउंडेड नहीं है, तो ये बाउंडेड नहीं कहलाएगा। सो बोथ साइड से बाउंडेड है, एबव एंड बिलो दोनों से बाउंडेड है सीक्वेंस, तभी वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। अगर बोथ आपको अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों पता है, तभी वो सीक्वेंस। अच्छा कैसे पता चलेगा, तब उसका नेचर देखो। जैसे n को 1 रख के देखो क्या आ रहा है, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, एक आपको सीक्वेंस पता चलेगा कि इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कैसा नेचर है, इस तरह से। सर एक दो सर एग्जांपल बता देते सर। यस यस गुड, चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि मुश्किल नहीं है। हमें डिसाइड करना है बाउंडेड, ठीक है। तो हाँ एक भी क्वेश्चन तो मैं कराया ही नहीं, डेफिनेशन लिखा दिया, थ्योरम लिखा दिया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले से ही। सो एग्जांपल an मेरा है -1 की, बाउंडेड है। हाँ पहला फर्स्ट वाला बाउंडेड है -1 से +1 तक। यस यस, जैसे -1 1 -1 1 -1 1 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इस सीक्वेंस की रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ सीक्वेंस an, तो रेंज एक सेट है, सीक्वेंस इज नॉट अ सेट, ठीक है ना। सीक्वेंस एंड सेट्स आर डिफरेंट थिंग। रेंज की बात कर रहा हूं, तो रेंज क्या हो रहा है कि n को कुछ भी रखो, क्या क्या वैल्यू जाएंगी कलेक्ट कर लो, तो सिर्फ -1 और 1 है। क्या ये बाउंडेड सेट है कि नहीं? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा an है मॉड लेस देन इक्वल टू 2 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। आपको 2 पसंद नहीं है, आप 3 रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। किसी को 3 पसंद नहीं है, आप 4 रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा था
देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m। तो एक नंबर ढूंढने हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं बाउंड, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढ लेना है जिसके लिए mod x लेस देन m हो जाए। तो यहाँ आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 1 भी चल जाएगा, है ना, 1 भी चल जाएगा। आपको एक बाउंड चाहिए बस, जिसमें mod an डेफिनेशन जो पहला लिखाया था उसके अकॉर्डिंग कि mod an लेस देन इक्वल टू दिस, यहाँ से देख सकते हैं बाउंडेड सेट है। सो mod an लेस देन फॉर दिस, इसका मतलब है कि ये बाउंडेड, आप इजीली पहचान पा रहे हैं आप लोग सिंपली। सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। सो जो an यहाँ पे दिया गया है, दिस इज सिंपली बाउंडेड। ओके, सो दिस इज बाउंडेड, फाइन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, n। अब ये आप इजीली पहचान पा रहे होंगे भी आप, बताइए सीक्वेंस n है, मतलब an की वैल्यू n है, क्या ये बाउंडेड है? सो नहीं है सर। हाँ, ये बाउंडेड नहीं है क्योंकि इसका अपर बाउंड आप ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना। तो जो ये सीक्वेंस, हाँ बाउंडेड बिलो, ये मोर देन 0 जरूर बोल सकते हैं आप क्योंकि n 1 से स्टार्ट होगा, तो मोर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन लेस देन प्लस इंफिनिटी है। अपर बाउंड तो इसका है ही नहीं हमारे पास, तो ये बाउंडेड बिलो है बट नॉट बाउंडेड। सो ये जो an है यहाँ पे, दिस इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड होने के लिए बाउंडेड एबव है बाउंडेड बिलो दोनों होना जरूरी है। दोनों बाउंड पता हो, अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों पता हो, तभी वो सीक्वेंस बाउंडेड होगा। सो यहाँ लोअर बाउंड तो ठीक है 0 है क्योंकि सीक्वेंस में n कुछ भी रखो मोर देन इक्वल टू 0 ही आएगी, बट लेस देन इक्वल टू व्हाट, देयर इज नो सच नंबर। इसका मतलब अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। चलो थर्ड, -1/n। अब ये डिसाइड कीजिए आप। So an is -1/n, so is it bounded? यस सर, बाउंडेड है। तो इसका मॉड अगर ये ले ले तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, यस और नो? आपको 1 में डाउट है 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई भी एक बाउंड चलेगा, एक बाउंड कोई नंबर मिलना चाहिए, फिक्स नंबर जिससे मॉड उसका लेस देन हो, पहला डेफिनेशन के हिसाब से। सो मॉड n इज लेस देन 1, चाहे n कुछ भी लो, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये बाउंडेड है। फोर्थ, -1 सिमिलर है, -1 की पावर n अपॉन n। सबसे पहले आप मॉड लेके देखो, है ना, ये सीक्वेंस an है, सिंपली यू टेक द मॉड ऑफ an। सो मॉड फिर से 1/n ही आ जाएगा, -1 की पावर मॉड, -1 की मॉड तो 1 ही हो जाएगी। सो सिंपली ये लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बाय डेफिनेशन दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। सो फोर्थ, अब डिसाइड कर पाएंगे, अब ट्राई कीजिए। अच्छा फोर्थ मैंने कर ही दिया, 1 2 3 4 हो गया, पांचवा। अब ट्राई कीजिए, आगे जरा ट्राई करके देखिए। हमने 12 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं डिफरेंट। फिफ्थ बाउंडेड है सर। फिफ्थ बाउंडेड है, ओके। यस यस, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर बाउंडेड है तो अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है। अगर बाउंडेड होगा तो दोनों बाउंड पता होगा हमें। सो सर 1/2 और 1। ओके, हाँ ऐसे हालांकि बाउंडेड बाउंड यूनिक होता नहीं है, तो जैसे इन्होंने एक आंसर बताया, आप 1/2 and 1 बोला इन्होंने, आप चाहो तो आगे बोल दो 0 and 2 तो भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह से। क्योंकि कोई 2 फिक्स नंबर मिलने चाहिए जो लोअर बाउंड हो, अपर बाउंड, जिससे छोटी वैल्यू हो तो अपर बाउंड, उससे हमेशा बड़ी वैल्यू होगी सीक्वेंस की तो लोअर बाउंड, है ना। यूँ समझ लो ये घर है, ये सीक्वेंस है, ये जो छत है ये अपर बाउंड है और ये जो ग्राउंड है लोअर बाउंड है, सिंपल। इस बीच में जो भी नंबर्स आएंगी तो उसके लिए अपर बाउंड छत है और लोअर बाउंड ग्राउंड है, ठीक है। सो जो an है हमारे पास n अपॉन n प्लस 1 है। सो सिंपली आप देखो, अगर मॉड आप ले लो, तो मैं ऐसे ही मॉड से ही काम करता हूँ।
सो मॉड n अपॉन n प्लस 1। अब डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर ज्यादा होगा, यस और नो? यहाँ पे डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर ज्यादा है, तो वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, यस और नो? ओके, सो हो गया बाउंडेड, इसीलिए है ना। उन्होंने जैसे बताया कि वैल्यू तुम n को रख के 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, इस तरह चलता रहेगा, लास्ट में लिमिट 1 आ जाएगी, तो ये हाफ और 1 के बीच है, वो भी सही है, ये भी सही है कि बाउंडेड दिखाना है। तो फिर से बोल रहा हूँ, अपर बाउंड वाला यूनिक नहीं होता, जैसे एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं तुमसे कि अपर बाउंड बताओ लोअर बाउंड, ऐसा नहीं पूछेगा क्योंकि यूनिक नहीं होता ना, इसीलिए। सो जो सीक्वेंस an है दिस इज बाउंडेड। आप पहले मॉड लेके देखो सिंपली कि मॉड क्या आप बोल पाओगे किसी नंबर से कम होगा, तो वैसा बोल पा रहे हो, दैट्स ओके। ट्राई कीजिए, तो हमने 5 पार्ट तो कर लिए, 5 हो गए ना, हाँ बाकी। और जिस लॉजिक से 5वें का 5वां बाउंडेड, उसी लॉजिक से 6ठा भी बाउंडेड है, यस सर नो? मॉड लोगे तो क्या होगा? मॉड लोगे तो खत्म हो गया माइनस, तो सेम ही मॉड, इसका मॉड और इसका मॉड इक्वल ही आएगा, तो जो 5वें का जो लॉजिक है उसी लॉजिक से 6ठा भी बाउंडेड है। 7th पावर n स्क्वायर हो गया, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो ये बहुत आगे चली जाएगी, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी, तो अपर बाउंड तो इसका इन्फिनिटी है, लेकिन बिलो होगा, बाउंडेड बिलो होगा ना। ठीक है, अनबाउंडेड है, आपका आंसर करेक्ट है, अनबाउंडेड है, क्योंकि बाउंडेड होने के लिए दोनों तरफ से बाउंडेड होना चाहिए, एक तरफ से भी अनबाउंडेड है, सीक्वेंस अनबाउंडेड होगा। तो 7th अनबाउंडेड है, ओके। बाउंडेड है, 8वां। 8वां बाउंडेड है, ओके। क्योंकि इसमें जब n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो ये 2 पे जाएगी ना, तो इसका मतलब है कि अपर बाउंड इसका 2 होगा, लोअर बाउंड तो 1 रख के देख लो, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा शायद। अभी बात करेंगे आगे, एक और वर्ड आएगा मोनोटोनिक सीक्वेंस, अभी हम बाउंडेड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, अभी आगे आएगा मोनोटोनिक सीक्वेंस, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो उसको मोनोटोनिक बोलते हैं। सो हाँ प्रदीप जी बताइए। नहीं, इससे 11:30 तक होगी। सर बाउंडेड है, क्या है? बाउंडेड। ऑर्किड आईडी, अरे वो गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगा। मेरे प्रोफाइल पे जाके उनका पेपर सर्च कर लो, रिसर्च पेपर, उसमें ऑर्किड आईडी है उनका पेपर में। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ आईडी लिखना है वहाँ पे, हाँ। हाँ, क्या बता रहे थे? नेक्स्ट 9th, ये तो हो गया बाउंडेड। 8th 9th बाउंडेड है, बाउंडेड है, अपर बाउंड क्या होगा इसका, मतलब लिमिट कहाँ पे, इसकी लिमिट क्या होगी? देखो अभी आगे बढ़ेंगे, बाउंडेड और मोनोटोनिक है तो वो कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो 9th वाला बाउंडेड है, ठीक है। 10th
सर 10th भी बाउंडेड है। 10th भी बाउंडेड है, ओके। सर 11th भी बाउंडेड 11th भी बाउंडेड है, ओके। ऐसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर ऑलवेज बाउंडेड, है ना। and last one is not bounded। लास्ट वन इज नॉट बाउंडेड, ओके। तो देखिए सबको क्लियर है या कोई डिस्कस करो, कोई क्वेश्चन बताओ, कौन सा पार्ट डिस्कस करूं? बताओ, कोई बताओ। नाइन्थ कौन सा है? चलो नाइन्थ, हाँ 1+। सो जो नाइन्थ, देखो ऑनेस्ट रहो, क्या है ना, डाउट पूछने में शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि सीखना है, सीखोगे तो यही बाद में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तो फिर है ना, मतलब जो भी करना चाहते हो कर पाओगे। सीखोगे नहीं तो फीस वेस्ट, टाइम वेस्ट, इस तरह से। सो 1+1/n इसकी पावर है n, ये है आपका an, ठीक है। सो जरा टर्म्स को या तो मैं सीधा मॉड लेके देख लूं तो मुझे तो दिख रहा है, लेकिन आप कैसे एनालाइज शुरू में अगर पता नहीं चल रहा बाउंडेड है कि नहीं है, तो आप n को रख रख के चेक करो। अगर मैं पहला टर्म फाइंड करूं सीक्वेंस की, सो 1+1 2, यस। दूसरा टर्म फाइंड करूं सीक्वेंस की, सो 1+1/2, 3/2 इसकी पावर 2, मतलब 9/4। थर्ड टर्म देखो 1+1/3, 4/3 इसकी पावर 3, चेक करना कैलकुलेशन, ठीक है ना। सो ये हो गया 64/, तुम थोड़ा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, थोड़ा और क्लोज अप्रोक्सीमेशन दिखेगा तुम्हें। सो ये कितना आएगा? 2.25। इसको जरा कैलकुलेटर तुम लोग यूज करो, और ये कितना आएगा बताओ? 2. बोलो भाई। 2.37। हाँ कैलकुलेटर यूज करना, अभी कैलकुलेटर यूज करो, एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउड रहता है, जैम एंड गेट दोनों में कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए ठीक है ना। सो मैं बताना ही चाह रहा हूँ, तुम एक बार चेक करो कि सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, है ना। सो ऐसे ही 5/4 इसकी पावर आ जाएगी 4, तो कितनी आएगी? 5/4 निकालो, फिर पावर 4 कर दो कैलकुलेटर में। फाइव बाई 4 फाइंड करो, फिर उसका पावर 4 दो। 9.7 आ रहा है। कितना? 9.7। अरे नहीं, 9.7 कैसे आ जाएगा? 9.7 नहीं आएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ, 2.44 इस तरह को। तो अब एक चीज तुम यहाँ से नोटिस कर रहे हो, तुम क्या नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे मैं n को इंक्रीज करवा रहा हूँ, सीक्वेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। पहले 2 थी, 2.25, 2.37, 2.44। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कब तक चेक करूं? तो मैं चेक करता हूं n अगर बहुत लार्ज ले लूं, लार्ज का मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब मैं सोच रहा हूं अगर मैं n को इन्फिनिटी ले लूं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब n इज वेरी लार्ज नंबर, सो उस केस में क्या बिहेवियर होगा मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक इंट्यूशन आया कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे मैं n बढ़ा रहा हूं वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, तो इंक्रीजिंग है। तो जब n, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2 ही रहेगी, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है 2 से, ये ओके हो गया कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है 2 से। अब मुझे बाउंडेड एबव चेक करना है, मतलब तुम इधर और छोटा नंबर ले सकते हो, बाउंडेड बिलो है 1 से, -1 से, -2 से, -10 से, क्योंकि लोअर बाउंड तो कितना पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे अपर बाउंड चाहिए कि लाइक n बढ़ा रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है,
तो मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लेता हूं, तो ये जो सीक्वेंस है मेरा 1 + 1/n की पावर n, ये कहां कन्वर्ज करेगी, कोई बताइए आप में से। तो ये एक फॉर्मूला है, इसकी लिमिट e होती है, मतलब ये एक्चुअली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, लॉग लो दोनों तरफ, ये मान लो l है, ठीक है। मतलब जिनको प्रूव करना है e कैसे आया, बता रहा हूं, प्रूव करना है तो टेक लॉग बोथ साइड एंड देन, जैसे पहले मैं कर रहा था n की पावर n, अब उसे करके देखो, टेक लॉग बोथ साइड एंड अप्लाई, तो आपको मिलेगा कि l की वैल्यू जो आ जाएगी e की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.718, ठीक है ना। तो इसकी अपर बाउंड यहाँ पे रह जाएगी, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स 2.718 अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब लाइक ये बढ़ती हो जाएगी लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेगी। अब n कितना भी लार्ज ले लो, e से आगे नहीं जाएगी वैल्यू, तो e इज द अपर बाउंड, मतलब कहना मतलब कन्वर्जेंट है ये, सॉरी कन्वर्जेंट नहीं बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं हम बाउंडेड है ये। सो बाउंडेड क्यों है, क्योंकि दिस इज बाउंडेड अबव बाय e, 2 से ज्यादा है 2.718 अप्रॉक्स सही वैल्यू e, सो उससे कम ही होगी, तो ये दोनों तरफ से बाउंडेड है, ये है। या मैं अगर ऐसा लिखता, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखता जैसे जनरली मैं करता हूं कि मॉड an, so mod 1 + 1/n की पावर n, so this is less than equal to e and therefore an is bounded, इस तरह से, ये हमेशा e से कम ही आएगा। कैसे पता चलेगा, फिर n को मैं रख के पहले चेक करूंगा, एक इंट्यूशन डेवलप करूंगा, फिर मैं n को लार्ज लेके देखूंगा क्या हो गया इसको, चलिए कीड़े मकोड़े से बैठ जाते हैं तो फिर ये दिक्कत होता है। चलो तो और कोई थोड़ा वेट करते हैं वो बने का। तो बाउंडेड चेक करने का तरीका वही है, तो लोअर बाउंड अपर बाउंड देख लो, दोनों मिल रहा है तो बाउंडेड है, नहीं तो सीधा मॉड लो और लेस देन इक्वल देख लो कौन सा नंबर है, इफ कोई नंबर मिल रहा है फाइनाइट दैट मींस इट इज बाउंडेड। सो और कोई एग्जांपल चेक करना है, बताओ इनमें से, सॉरी इनमें से कहाँ गया, हाँ इनमें से, तो 9th इज बाउंडेड, बाकी चेक कर पा रहे आप लोग, क्या कर लोगे चेक, बताओ। हाँ ना बोलो भाई, Yes, हो गए सारे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, बोलो बोलो। हाँ अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो बाउंडेड ही होगा, ये आगे थ्योरम लिखाऊंगा कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगी, उल्टा सही नहीं है, अगर बाउंडेड है तो कोई जरूरी नहीं कन्वर्ज, इस एग्जाम में ऐसे ही घुमाते हैं, जैसे आपने पूछा ना तो वहाँ 4 ऑप्शन होगा कि बाउंडेड सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस आर मोनोटोनिक, मोनोटोनिक सीक्वेंस आर बाउंडेड, इस तरह से ऑप्शंस आते हैं, अब आपको डिसाइड करना होता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक भी एग्जाम्पल मिल गया तो वो गलत हो जाएगा, जैसे अभी बात करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर सीक्वेंस की तो वो बाउंडेड ही होगी, ये गारंटी है, वो थ्योरम अभी आगे लिखाऊंगा मैं, ठीक है। बट अगर बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, कन्वर्जेंट और बाउंडेड की बात आगे करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखा है ना, अभी मैंने जस्ट डेफिनेशन लिखा है कि बाउंडेड की मीनिंग क्या है, अब उस पे डिफरेंट रिजल्ट्स क्या हैं वो हम आगे बात करते हैं। सो जो आगे है, ठीक है ना, तो जो आप कह रहे थे वो अब लिख देता हूं मैं, वो अगला थ्योरम है मेरा। सो ये थ्योरम कहता है कि a convergent sequence of real number is bounded, a convergent sequence of real number is bounded, मतलब that is, दूसरे शब्दों में लिखे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, अगर आपको a मिल रहा है, जैसे आप कह रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये गारंटी देती है, सिर्फ 1 वे है 2 वे नहीं है, तो गारंटी देती है कि ये जो सीक्वेंस an है इज बाउंडेड,
ए यहाँ कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे ए कोई फाइनाइट नंबर होना चाहिए। सो ये जो ए है कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है ना। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है, सो देन इन दैट केस सीक्वेंस इज बाउंडेड। वन वे है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। रिमार्क ये है, रिमार्क है कि कन्वर्स ऑफ above statement may not be true, may not be true। मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू ना हो, मतलब कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो लेकिन कन्वर्जेंट ना हो। -1 to -1 to the power n। यस, सो जैसे यही करना है आपको एग्जाम में भी। जैसे एग्जाम में किसी स्टेटमेंट को गलत दिखाना है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो सीक्वेंस के हो, चाहे वो किसी टॉपिक का हो, अगर किसी स्टेटमेंट को गलत दिखाना है तो एक एग्जांपल उसके अगेंस्ट ढूंढ लो आप, काफी है। सही दिखाना है तो करोड़ों एग्जांपल कम है सही दिखाने के लिए, मतलब किसी स्टेटमेंट को ट्रू दिखाने के लिए करोड़ों एग्जांपल कम है, किसी स्टेटमेंट को गलत दिखाने के लिए एक एग्जांपल काफी है, ठीक है। तो क्योंकि प्रूफ होता है ट्रू स्टेटमेंट का, तो प्रूफ इन जनरल होता है कि एग्जांपल से प्रूफ कभी नहीं किए जा सकते। सो कन्वर्स ऑफ एवर स्टेटमेंट मे नॉट बी ट्रू। एग्जांपल देख लो, जैसे आपने बताया कि सीक्वेंस है -1 की पावर n, यही वाला सीक्वेंस ले लो, है ना। सो दिस इज बाउंडेड, हमने देखा था कि 2 से बाउंडेड है, ये अपर लोअर है ना, जैसे ले लो मॉड इसका लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 1 है। सो बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट होने का लिमिट यूनिक होनी चाहिए, इसका लिमिट यूनिक नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो दिस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। सो बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, ओके। मतलब ये बोलना चाह रहा हूं इसमें कि तो यहाँ होगा कि क्या लिखना चाह रहा था कि दैट इज, सो 10 मैं ये कहना चाह रहा हूं बाउंडेड सीक्वेंस में नॉट बी कन्वर्जेंट, ठीक है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कन्वर्जेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बाउंडेड सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कन्वर्जेंट है तो उसकी गारंटी है कि वो बाउंडेड होगी, यही कहना चाह रहा है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी गारंटी है कि वो बाउंडेड होगी, इसलिए सीधा से लिमिट निकाल के देख लो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो बाउंडेड है, सिंपल। जैसे अब सीधा मैं एग्जांपल, इस थ्योरम का बेसिक एग्जांपल दूं आपको मैं, जैसे आपने 9th वाले केस में कहा था कि 1 + 1/n की पावर n, मैं सीधा सीधा लिमिट निकाल लेता हूं। और मुझे पता है e आता है, e कोई फाइनाइट नंबर है, यस। सो लिखेंगे सिंस an इज कन्वर्जेंट, एंड आगे लिख सकते हो लिमिट ऑफ an जो है e, मतलब फाइनाइट लिमिट है, हेंस जो सीक्वेंस an है ये बाउंडेड है बाय प्रीवियस थ्योरम या बाय लास्ट थ्योरम या एबव थ्योरम, क्योंकि एबव तो नहीं है, लास्ट स्लाइड पे था, लेकिन उस तरह से। सो बाय एबव थ्योरम, ओके है, ये देख लीजिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बाउंडेड होगी। ओके अब जैसे अगर मैं डिफाइन करूं, नेक्स्ट टर्म है, टाइम है ना, हाँ। सो नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है ना। सो
क्वेश्चन ये है जैसे टू सीक्वेंस को ऐड करने हैं, जैसे चलो एग्जांपल से एक देख लेते हैं। सो मान लो an आपका एक सीक्वेंस है, लेट्स से मान लो -1 की पावर n है, और bn एक सीक्वेंस है -1 की पावर n+1, ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं व्हाट इज an प्लस bn, ये सीक्वेंस कौन सी होगी? क्या आएगी? सो सिंपली आपको टर्म्स को ऐड करना है, देखिए ध्यान से, ये चलेगा। और इसके फर्स्ट टर्म क्या है, इस सीक्वेंस में पहला टर्म क्या है? 1 क्योंकि n को 1 रखेंगे आप, हमेशा n को 1 पुट करेंगे आप पहला टर्म में, क्योंकि आपको पता है सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, तो डोमेन नेचुरल नंबर, तो पहले 1 पुट करें, फिर 2 3 4 लाइक दिस। सो n को 1 पुट करें, 1 + 1 2, तो 1 - 1 1 -1 -1 1 -1 इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो अब सिंपली आप ऐड कर लीजिए। तो या तो आप ऐसे लिखेंगे कि -1 की पावर n और -1 की पावर n+1, तो एट द एंड अब n को कुछ भी रख के देखिए, n को 1 रख के देखिए, क्या आएगी? 0 सो हमेशा क्या आएगी? 0 0 0, ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई, ठीक है। ओके, सो व्हाट कैन यू से अबाउट an minus bn? So what can you say about an minus bn? कुछ कह सकते हो? हैं? So ये लिखने को तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। So ये क्या आएगी? ओपन करेंगे तो n को 1 रखिए, क्या आंसर आएगी? यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। -2 अगला टर्म 2 -2 then 2 and so on. -2 2 -2 2 चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस को बोलते हैं। अल्टरनेटिंग का मतलब है -2 2 -2 2 -2 2, तो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस बोल देते हैं इसको हम लोग, है ना। जैसे -1 की पावर n है, वो भी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, सो वैल्यू अल्टरनेट हो रही है इसीलिए। ओके, सिमिलरली an into bn, जी सर किसी कांस्टेंट सीक्वेंस को हम बाउंडेड कह सकते हैं? कांस्टेंट सीक्वेंस को बाउंडेड कह सकते हैं, यस। कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड, यस। कि कांस्टेंट हर बार तो वैल्यू फिक्स ही है, तो अपर बाउंड उसका जैसे ये बाउंडेड सीक्वेंस है, यस, कि हर टर्म तो किसी नंबर से छोटी होगी ना, लेस देन इक्वल टू सेम नंबर, तो चेंज तो हो नहीं रहा है ना। सो अनबाउंडेड सीक्वेंस कब हो जाता है? जब सीक्वेंस का कोई टर्म प्लस इन्फिनिटी की तरफ चले जाए, कि n अगर कुछ ऐसा लो कि इन्फिनिटी हो जाए वैल्यू, तो वो अनबाउंडेड हो जाती है, या माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो वो अनबाउंडेड हो जाती है। अगर वैल्यू हमेशा फाइनाइट रहेगी, n कोई भी नेचुरल नंबर लो, तो बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड, सब बाउंडेड ही चल रहा तत्काल। तो an इंटू bn क्या आएगा? -1 की पावर n इंटू -1 की पावर n+1, तो कितनी आएगी ये? तो ये -1 -1 -1 -1 चलता रहेगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं डिफाइन करूं कोसेंट an अपॉन bn, ये क्या होगी? ये भी -1 -1 ना। ठीक है, इस तरह से, ओ सॉरी क्या लिखा ना, bn ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आ गया -1 -1 -1 चलती रहेगी, ठीक है, इस तरीके से।
ओके, ये तो मैं एग्जांपल एक समझा रहा था, लेकिन देखो an प्लस bn तो ठीक है हमेशा डिफाइंड रहेगा, an माइनस bn हमेशा डिफाइंड रहेगा, मतलब इफ an bn आर टू सीक्वेंसेस then an plus bn is a sequence, an minus bn is a sequence, an into bn is a sequence, but an upon bn क्या हमेशा सीक्वेंस रहेगा। और फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ, देखो सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ वी से an is वन मिनट, an सीक्वेंस है तुम्हारा, मान लो 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेटिंग ले लिया मैंने, ठीक है, और bn है 2 0 2 0 कुछ भी ले लो, है ना, इस तरह से 2 0, मैं एग्जांपल के लिए ये बना रहा हूँ। क्या यहाँ an अपॉन bn डिफाइंड होगा? ठीक है ना, सो दिस इज नॉट अ सीक्वेंस हेयर, क्योंकि वो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगी। सो सिंपल क्या है ना कि कोसेंट ऑफ टू सीक्वेंसेस होंगे, सो an and bn is defined if bn is non-zero for all n belongs to natural number, ठीक है ना। जो डिनोमिनेटर है, सो सिंपल है, an अपॉन bn तब डिफाइंड होगा जब आपका bn नॉन जीरो होगा, ठीक है ना, तब डिफाइंड होगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। ऐसे लिख लो, दिस इज नॉट डिफाइंड बिकॉज bn इज जीरो। अब यहां देखो, यहां मैं फॉर ऑल नहीं लिख रहा हूं, यहां क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा कोई बताओ मुझे, आगे क्या लिखना चाहिए मुझे? bn इज जीरो फॉर यस सम, ठीक है ना, फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कुछ ऐसे हैं, अगर एक भी होता तो भी फॉर सम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर सम नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, कुछ ऐसे हैं n जिसके लिए bn जीरो है। फॉर ऑल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, फॉर ऑल का मतलब हर n के लिए वैसा है। सो कुछ ऐसे n है जिसके लिए bn जीरो हो रहा है, तो इसीलिए, लेकिन ये कहता है कि डिफाइन तब होगा जब दिस इज नॉन जीरो फॉर ऑल। तो अगर एक भी ऐसा मिल गया मुझे जिसके लिए bn जीरो है, तो देन कोसेंट विल नॉट बी डिफाइंड। ये तो सिंपल हम लोग जानते भी हैं लॉजिक कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वही चीज है। अच्छा, एक और टर्म आज उसमें आता है, जैसे मान लो होता है 2 टाइम an, अगर इसी में अगर मैं डिफाइन करता सीक्वेंस, an तो हो गया, अगर मैं डिफाइन करता माइनस ऑफ an, मान लो अगर ऐसा होता, ये तो डिफाइन कर ही रखा है, या 2 टाइम an, अगर मैं लिखता 2 टाइम an सीक्वेंस, तो क्या होता? 2 टाइम -1 की पावर n, यही ना, तो जस्ट कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो जस्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसमें, तो क्या हो जाएगा -2 2 -2 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बोलना चाह रहा हूँ। मतलब अगर किसी कांस्टेंट जस्ट हर टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। सो एक्चुअली मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मुझे इसके कन्वर्जेंस की बात करनी है कि ये कब कन्वर्जेंट होगा। चलो तो देखो, मैं एक्चुअली देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर an और bn कन्वर्जेंट है दोनों, तो सम भी कन्वर्जेंट होगी। मैं सिंपली अगर थ्योरम से लिखूं, थ्योरम मतलब रिजल्ट है ना, जिसको आपको यूज करना है क्वेश्चंस में। सो ये कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली। सो थ्योरम ये है, लेट an and bn are sequences of real numbers that converts to a and b respectively। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कहना चाह रहा है दैट इज कि सीक्वेंस an है, उसकी लिमिट a है, एंड सीक्वेंस bn है, उसकी लिमिट b है। ये आपको गिवन है एक्चुअली। तो आप सिंपली बोल सकते हो देन
अगर बोथ सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है तो रिपीट कर दीजिए। हाँ देखिए स्टेटमेंट आप पढ़िए, इसमें कहा कि an एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करिए स्मॉल a पे, bn एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करिए स्मॉल b पे। let an and bn be sequence of real numbers that converge to, एक तो राइटिंग मेरी इतनी अच्छी है ना, so converge to a and b respectively। तो लिमिट ऑफ an n टेंस टू इनफिनिटी इज a, लिमिट ऑफ bn n टेंस टू इनफिनिटी इज b। मतलब an सीक्वेंस की लिमिट a है, bn सीक्वेंस की लिमिट b है, और जब भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करे मतलब वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, सिंपल है ना। कन्वर्जेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कन्वर्जेंट है। तो अब मैं बात कर रहा हूं सम का, तो जो सीक्वेंस an प्लस bn होगी ये कन्वर्जेंट होगी कि नहीं, क्वेश्चन ये है। Yes, sir. हाँ, so this converges to, कहाँ कन्वर्ज करेगी, A plus B. a प्लस b पे, ठीक है। मतलब दैट इज लिमिट ऑफ an प्लस bn, आप लिमिट को सेपरेट कर पाएंगे, सो a प्लस b हो गया। बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है ना, सिंपल सा। सिमिलरली an minus bn converges to a minus b, that is लिमिट ऑफ an माइनस bn जो होगी वो आपकी a माइनस b होगी। सिमिलरली an into bn that converges to a into b, and that is simply एंड फोर्थ है an अपॉन bn, ये कब कन्वर्ज करेगी, किस पे कन्वर्ज करेगी, A by B, Where B is not equal to 0. हाँ एक्चुअली मुझे इसके लिए अलग से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मैं इसको भी नहीं लिखता हूँ, देखो इसके लिए अलग से लिख दूंगा। अभी क्या लिखता हूँ कि कांस्टेंट मान लो c टाइम an converges to c into b where c should be what, c can be any real number, right, c can be any real number where c कोई कांस्टेंट है तो c is any real number, c कोई भी एक रियल नंबर है तो c टाइम an सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू c टाइम b, क्यों c टाइम a, सॉरी c टाइम a, राइट, क्योंकि an a पे कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट ऑफ, तो सिंपल है ये, है ना, दैट इज, यहाँ पे अगर लिखूं मैं दैट इज, सो ये कहना चाह रहा हूँ कि लिमिट ऑफ c टाइम an n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट विल जस्ट c इनटू a, है ना, सिंपल है, c इनटू a होगी। सो मैं इसका अगला पार्ट इधर लिख देता हूँ। इसी थ्योरम का नेक्स्ट वर्जन ये है कि इफ an be a sequence of real number, देखो an सीक्वेंस है रियल नंबर का, एंड जो bn है, bn is a sequence of positive real number, bn is a sequence of positive real number, okay, so an sequence of real number है और bn sequence of positive real number है, ठीक। आगे such that कि मान लो लिमिट ऑफ an is a and limit of bn is b, which obviously will be non-zero, है ना, so where b has to be non-zero, so where b has to be non-zero, यहाँ लिखता हूँ where b is non-zero, तभी आगे काम होगा। तो
मतलब बी एन बी पे कन्वर्स कर रही है और बी नॉन जीरो गिवन है आपको, बी नॉन जीरो है। ये आगे मैं लिख दूं इस तरह से, इफ b इज नॉन जीरो, ठीक है, इस तरह से कि b अगर नॉन जीरो है तब देन जो कोसेंट होगा, कोसेंट ऑफ, ठीक है ना, या कोसेंट सीक्वेंस an अपॉन bn कन्वर्जेस टू, कहां कन्वर्ज करेगी ये, कन्वर्जेस टू व्हाट, A upon B. ठीक है ना, जस्ट a अपॉन b, इसलिए b को नॉन जीरो होना जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट, अगर b जीरो हो गया देन दिस सीक्वेंस विल नॉट कन्वर्ज, an अपॉन bn विल नॉट कन्वर्ज। ओके, सो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास an है, n की पावर 1 by n, ठीक है, एंड bn है जस्ट 1 by n। So what can you say about an upon bn? an upon bn के बारे में क्या बोलोगे? मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, क्वेश्चन ये है। सो an की लिमिट क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया था, an की लिमिट क्या है 1, bn की लिमिट क्या है 0. तो ये थ्योरम फेल हो जाएगी, ठीक है ना, ये थ्योरम फेल हो जाएगी। उसने कहा था कि b नॉन जीरो होना चाहिए, तो इसीलिए तो यहाँ पे कोसेंट की लिमिट निकालोगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि 1 अपॉन 0 हो जाएगी, तो दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि 0 आ गई ना b लिमिट, इसीलिए। ओके है, चलो अच्छा मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, तुम बताओ मुझे इसका ट्रू या फॉल्स। जैसे एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट इफ an plus bn is convergent then either of an or bn is convergent sequence, is necessarily convergent, मैं इसे लिखता हूं। एग्जाम में यही आएगा, तुम्हें चुनना है ट्रू या फॉल्स। फिर इफ an is convergent and bn is divergent then an plus bn may be convergent। देखो यहाँ वर्ड हुआ है नेसेसरीली, यहाँ वर्ड हुआ है मे बी, इन सब का मीनिंग है, ठीक है ना। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जैसे आपको ट्रू फॉल्स सुनना है, यहाँ भी ऐसा ही है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, इस तरीके से है। If both an and bn are divergent then an plus bn may be convergent, D none of these, मान लो इतना ही लिख दो। अब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे करके, और आपको ट्रू फॉल्स सुनना है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। अब बताइए मुझे, सर पहला ट्रू। ओके तो आपके हिसाब से पहला ट्रू है, ओके अभी कुछ का फॉल्स आ रहा है, ओके सर दूसरा वाला फॉल्स आएगा था। ओके दूसरा फॉल्स आएगा।
और देखिए अगर कोई देखो स्टेटमेंट को गलत दिखाने के लिए एक एग्जांपल काफी है, तो जिनको लग रहा है पहला स्टेटमेंट गलत है, अब एक एग्जांपल बताइए। सम कन्वर्जेंट हो, हाँ फॉर एग्जांपल के लिए an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n हाँ और bn -1 टू द पावर n प्लस 1। अच्छा, वो हमने जो पहले ही लिखा था हैं? हाँ चलो देखो, सो यहाँ अगर आप ध्यान दो कि an आपका ये सीक्वेंस था, bn आपका ये सीक्वेंस था, और आपने सम निकाला, सम आपका ये सीक्वेंस है। कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो सम तो कन्वर्जेंट है, लेकिन क्या an कन्वर्जेंट है अकेला? यस सर, नो? नो। bn कन्वर्जेंट है क्या? नो। तो देखो ऐसे घुमा दिया आपको इस क्वेश्चन में, इसने कहा कि सम कन्वर्जेंट है, तो क्या कोई एक कन्वर्जेंट होगा, गारंटी है? तो नो, कोई भी कन्वर्जेंट, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कन्वर्जेंट ना हो, ठीक है। तो पहला का एग्जांपल हो गया जस्ट। सो स्टेटमेंट ए है फॉल्स बिकॉज an प्लस bn, जो कि मेरे पास है -1 की पावर n और -1 की पावर n प्लस 1, जो कि एग्जैक्टली 0 है, तो ये कन्वर्जेंट है। बट neither -1 की पावर n नॉर -1 की पावर n प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। तो अगर स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक एग्जांपल आप दे देते हैं तो वो काफी है गलत कहने के लिए। सो दिस इज नाइदर दिस नॉर दिस इज कन्वर्जेंट। सो स्टेटमेंट ए फॉल्स हो गया। चलिए स्टेटमेंट बी। b ट्रू है सर। सो an कन्वर्जेंट है, bn डाइवर्जेंट है, तो an प्लस bn में भी कन्वर्जेंट, में भी। कोई एग्जांपल बताइए ऐसा। सर n इज इक्वल टू 1 बाय n हाँ, और bn इज इक्वल टू n। तो प्लस है, सम लिया। सॉरी सर आप शायद प्रोडक्ट ले रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं सम लिख, वो मेरी राइटिंग खराब है, वो मेरी गलती है। सो an प्लस bn, हाँ प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट में हो जाता करेक्ट, हाँ ठीक है ना, प्रोडक्ट में वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। यस, आपने सही सजेस्ट किया। सो मैं, है ना, सो मैं डी स्टेटमेंट को सब कॉपी करके डी बना देता हूँ जो हमारा था। तो बाकी लोग डिसाइड कीजिए बाकी स्टेटमेंट। एक मिनट, क्या हो गया? चलिए डी स्टेटमेंट में बस यहाँ पे इनटू कर देते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। ओके, तो इसका आंसर है फॉल्स, इसका आंसर है ट्रू, सॉरी क्या बोल रहा है, an कन्वर्जेंट है, bn डाइवर्जेंट है। तो देखो an की लिमिट तो कोई फाइनाइट नंबर आएगी, bn की लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी या कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो सम करोगे तो वो डाइवर्जेंट ही होगी, तो आंसर इज फॉल्स। कन्वर्जेंट कभी नहीं हो सकती। कह रहा मे बी कन्वर्जेंट, नो इट विल नेवर बी कन्वर्जेंट, ठीक है। सो an एंड bn डाइवर्जेंट है, देन सम मे बी कन्वर्जेंट। अब बताओ इसके बारे में, ट्रू या फॉल्स? सी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, सी की। सर ट्रू होगा। ट्रू ना, पहले एग्जांपल, जो एग्जांपल लिया पहले वाला ही काम आ जाएगा, सेम एग्जांपल विल वर्क। सो सी स्टेटमेंट इज ट्रू विथ एबव एग्जांपल। अगर मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, उसने मे भी कहा था इसलिए कह रहा हूं, मे भी लिखा है, तो मे भी का मतलब एक मिल गया तो काम हो गया, मे भी, है ना, इस तरह से लिखा है कि ए बी का ए कन्वर्जेंट है, कहां गया, सॉरी, बोथ ए एंड बी आर डाइवर्जेंट, तो हमने लिया एग्जांपल, ये दोनों डाइवर्जेंट है, लेकिन सम में भी कन्वर्जेंट, हमारा एग्जांपल है, यस एक एग्जांपल मिल रहा है, मे बी का मतलब एक एग्जांपल ढूंढ लिया, दैट्स ओके, जैसे ट्रू। इसका बताओ डी का,
सो अभी बताया इन्होंने ए एन को ले लो तुम 1 बाई एन, बी एन को एन, तो उस केस में तुम्हारा मे भी कह रहा है, तो दिस इज ट्रू। सो डी के लिए एग्जांपल हो जाएगा, डी के लिए जस्ट ए एन यू सेलेक्ट 1 बाई एन, बी एन यू सेलेक्ट एन, तो दिस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस टू 0, बट दिस इज डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी। सो डाइवर्जेंट मतलब कन्वर्जेंट टू इंफिनिटी, तो डाइवर्जेंट है वो। सो इस केस में बट ए एन इंटू बी एन कन्वर्जेस टू 1, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, तो इट विल कन्वर्ज टू 1, सो दैट विल कन्वर्ज टू 1, ठीक है, प्रोडक्ट कन्वर्जेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हम देखेंगे और क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, बट आपको ऐसे डिसाइड करना होगा। तो अभी के हिसाब से हमारा स्टेटमेंट ये ट्रू था और ये ट्रू था, ये ट्रू था, दिस वाज फॉल्स। ओके, तो अभी यही खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। डाउट्स हो तो कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। या थैंक यू।